नमस्कार, मैं शशांक। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान तमाम मुश्किलों के बावजूद किसानों ने अपना काम जारी रखा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को धन्यवाद दिया, लेकिन इसी बीच सरकार ने कुछ ऐसा भी किया है कि अब वही किसान सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बात इन्हीं फैसलों की जिन्हें सरकार ऐतिहासिक कृषि सुधार कह रही है। तीन जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने 3 अध्यादेश पारित किए। ये 3 अध्यादेश हैं कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। सबसे पहले कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश की बात करते हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसान अब अपनी उपज को मंडियों के अलावा देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापारी अब किसी भी जगह से उपज को खरीद सकेंगे। पहले ये काम मंडियों में होता था, लेकिन क्या किसानों को इससे फायदा हो सकता है? इस अध्यादेश से किसानों को डर है कि सरकार एमएसपी से पीछे हट रही है। दरअसल इस अध्यादेश में कहीं भी एमएसपी का जिक्र भी नहीं है। मंडी के बाहर खरीद की छूट मिलने से व्यापारियों को मंडी में लगने वाला टैक्स भी नहीं देना होगा, तो जाहिर है कि वे टैक्स न देकर मंडियों के बाहर ही खरीद करेंगे। आखिर व्यापार का सीधा सिद्धांत ज्यादा मुनाफा कमाना ही तो है। अध्यादेश इसकी गारंटी नहीं देता कि व्यापारी किसी फसल की कम से कम कितनी कीमत किसानों को देंगे, यानी फसल की कीमत तय करने का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों के हाथ में ही होगा। सरकार भले ही अभी की तरह आगे भी एमएसपी तय करे, लेकिन एमएसपी मिलना किसानों का कानूनन अधिकार नहीं है। ऐसे में व्यापारी किसानों को फसल की ज्यादा या कहें कि सही कीमत देंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। ये भी कह सकते हैं कि किसानों को व्यापारियों के रहम पर जीना पड़ेगा। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि किसानों के हालात सुधारने के लिए उन्हें मंडी व्यवस्था यानी एपीएमसी के चक्र से बाहर निकालना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या मंडी व्यवस्था यानी एपीएमसी के चक्र से बाहर निकालकर किसानों का फायदा नहीं होगा? इस सवाल का सीधा जवाब बिहार से मिल सकता है, जहां एपीएमसी कानून को 2006 में ही खत्म कर दिया गया। यहां सीधे व्यापारी ही किसानों से उपज की खरीद करते हैं, यानी बिहार के किसान एपीएमसी के चक्र से 2006 में ही बाहर हो गए थे। तो एपीएमसी के चक्र की दलील के आधार पर बिहार के किसान तो फायदे में होने चाहिए। साल 2015-16 के नाबार्ड सर्वे के मुताबिक बिहार के एक किसान परिवार की औसत आय 7,175 रूपए प्रति महीना थी। वहीं पंजाब में ये 23,133 रूपए और हरियाणा में एक किसान परिवार की आय 18,496 रूपए थी। पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी एक्ट लागू है और बिहार में नहीं। एक और ताजा उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। मक्के की एमएसपी 1,850 रूपए प्रति क्विंटल है, लेकिन मध्य प्रदेश में वक्त पर सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को मजबूरन व्यापारियों को ये मक्का बेचना पड़ा। व्यापारी मुश्किल से 800 रूपए से लेकर 1,000 रूपए क्विंटल तक मक्का की खरीद कर रहे थे, यानी किसानों को हर एक क्विंटल पर 1,000 रूपए तक का नुकसान उठाना पड़ा। इससे ये पता चलता है कि व्यापारियों के हाथ में किसानों का कितना फायदा हो सकता है। किसानों को मक्के की सही कीमत और सरकारी खरीद शुरू करने के लिए प्रदर्शन तक करना पड़ा। एक सवाल ये भी है कि देश में 85% से ज्यादा छोटे और मध्यम किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। क्या उनके पास इतने संसाधन हैं कि वे अपने गांव से दूर जाकर फसल को बेच सकें या उन राज्यों तक जा सकें जहां उपज की ठीक कीमत उन्हें मिल सके? वहीं मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता अध्यादेश को हम आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्यादेश भी कह सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उसके उत्पादन की बिक्री सुनिश्चित यानी पक्की रहेगी। इस अध्यादेश के जरिए कंपनियां किसानों के साथ किसी फसल के लिए समझौता करेंगी, जिसमें उपज की कीमत पहले से तय कर ली जाएगी। किसानों को कंपनी के मुताबिक खेती करनी होगी, जिसमें बीज से लेकर कटाई तक का सारा खर्च कंपनी करेगी। इस दौरान अगर कंपनी और किसान के बीच कोई विवाद हो जाता है तो सबसे पहले शिकायत एसडीएम के पास होगी। एसडीएम कमेटी बनाकर शिकायत का निपटारा करेंगे। समाधान न होने पर सुनवाई भी की जाएगी। एसडीएम के पास सुनवाई से भी अगर समाधान न निकल पाया तो जिलाधिकारी के पास विवाद निपटाने की जिम्मेदारी होगी। सवाल यह है कि एसडीएम या डीएम के पास पहले से मौजूद जिम्मेदारियों के बीच किसानों के विवादों को निपटाना कितना आसान होगा, और क्या किसान निपटारे की इस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के लिए सक्षम है? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में नई नहीं है, पहले से एपीएमसी कानून के तहत ये होती रही है। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही हो रही है।
लेकिन इनके नतीजे सफल नहीं कहे जा सकते। कई बार कंपनियां गुणवत्ता यानी क्वालिटी का हवाला देकर किसानों से उसी उपज की खरीद करने से मना कर देती हैं जो समझौते के मुताबिक कंपनी ने ही उगाने के लिए कहा था। हाल ही में गुजरात में एक चिप्स बनाने वाली कंपनी और किसान के बीच एक लंबा विवाद हुआ, जब कंपनी ने कुछ किसानों पर एक विशेष किस्म के आलू की खेती करने पर मुकदमा कर दिया। हालांकि इस मामले में किसानों की जीत हुई, लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और किसानों के अधिकार पर एक बहस छेड़ दी थी। एक बड़ी बात यह भी है कि देश में भूमिहीन किसान, जो कि कुल किसान आबादी का करीब करीब आधा हिस्सा है, उनका क्या होगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो जमीन के मालिक और कंपनी के बीच होगा। ऐसे में इन किसानों का क्या होगा जो भूमिहीन है और अभी तक किराए या बट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे? उनके लिए इस अध्यादेश में स्पष्ट तरह से कोई बात नहीं कही गई है। किसानों को डर है कि कहीं वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर न रह जाएं। बात करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने वाले अध्यादेश की। दरअसल आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक पर एक लिमिट होती है, यानी एक कंपनी या व्यापारी किसी वस्तु का कितना भंडारण कर सकता है वो तय होता है। भंडारण यानी स्टॉक की लिमिट को मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए तय किया जाता है। लेकिन संशोधन के जरिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से खाद्यान्न, तिलहन, दलहन फसलों के साथ आलू और प्याज जैसी प्रमुख फसलों को भी बाहर कर दिया है। यानी अब कोई भी व्यापारी जितना चाहे आलू, प्याज, दालें, तेल जैसे उत्पादों को अपनी मनमर्जी से भंडारण कर सकेगा और अब इसमें कानूनन कालाबाजारी जैसी कोई बात भी नहीं रह गई है। अब जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी मात्रा में इन्हें खरीदकर भंडारण यानी अपना स्टॉक रख सकता है। इसकी भी संभावना है कि खरीद तो सस्ते दाम पर की जाए और फिर बाजार में उसकी सप्लाई न करके एक बनावटी कमी पैदा की जाए, जिससे किसी वस्तु के दाम बढ़े और कीमत बढ़ने पर उसे बेचा जाए, क्योंकि अब इस पर सरकार का सीधे सीधे कोई नियंत्रण नहीं है। ये संशोधन सिर्फ किसानों और व्यापारियों से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि ये देश की आम आवाम से भी सीधे तौर पर जुड़ा है, क्योंकि अंतिम उपभोक्ता वही है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कंपनियां किसानों को ये कहें कि उनके पास भरपूर स्टॉक है और किसी वस्तु की बनावटी अधिकता को दिखाएं और फिर इसके आधार पर किसानों से सस्ती कीमत पर उपज की खरीद करें। इन अध्यादेशों पर विवाद और भी है, लेकिन किसान और किसान संगठनों की मुख्य नाराजगी इन्हीं बिंदुओं पर है। एक मुद्दा यह भी है कि तमाम चुनौतियों से जूझ रहे किसान सरकार से जिन बदलावों की मांग कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर इन अध्यादेशों से वाकई किसे फायदा होगा, किसानों को या उद्योग को? एक सवाल ये भी है कि जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और संसद भी नहीं चल रही है, तो खुद सरकार के मुताबिक इतने बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के लिए कुछ इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं इन अध्यादेशों पर संसद के अंदर एक स्वस्थ बहस कराई गई, ताकि पूरा देश इन अध्यादेशों के जरिए होने वाले बड़े ऐतिहासिक बदलाव को समझ सकता? अब देखना ये होगा कि लगातार बढ़ रहे विरोध से आखिर सरकार कैसे निपटती है और यह अध्यादेश हकीकत में किसानों के लिए कितने ऐतिहासिक होने वाले हैं।